प्लीज सिट डाउन, बैठो बैठो बैठो। तो आज एसी स्टार्ट करना है भाई, है ना? बहुत अच्छे। ऑल्टरनेटिंग करंट, तो कल हमने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन लिया था। आप लोग कुछ ज्यादा ही बैठे हो, थोड़ा कुछ सोशल डिस्टेंसिंग। वो बिल्कुल बढ़िया बंदा, देखो इतना इतना मतलब आसपास कोई है ही नहीं उसके। हाँ, शाबाश। अब ठीक है। तो बेसिकली मैं कह रहा था कि कल हमने हल्का फुल्का सा इंट्रोडक्शन लिया था, जिसमें बताया था कि ऑल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट में क्या क्या मेन डिफरेंसेस हैं। बताओ जरा। डीसी एंड एसी। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो डीसी में क्या रहता है? कांस्टेंट। यहां पे चेंजेस कंटिन्यूअसली, है ना? हाँ, चेंज तो लगातार ही होगा। अरे है कि नहीं? और एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद में उसकी वैल्यू रिपीट भी होती है। डायरेक्शन की बात करें तो इसमें सेम डायरेक्शन रहती है, कोई चेंज नहीं होगा। इन दिस डायरेक्शन रिवर्सेस पीरियोडिकली आफ्टर एवरी t/2 टाइम इंटरवल। डायरेक्शन रिवर्सेस, लेफ्ट है तो राइट, राइट है तो लेफ्ट, इस तरह से। एंड यहां पे तो क्योंकि अगर ग्राफ बनाते हैं तो ऐसा ग्राफ बनेगा, करंट वर्सेस टाइम स्ट्रेट लाइन। हेयर द एम्पलीट्यूड रिमेन्स कांस्टेंट। एम्पलीट्यूड रिमेन्स कांस्टेंट का इसका क्या मतलब है? कि मान लीजिए साइन वेव है, हाँ, मैक्सिमम वैल्यू, पीक वैल्यू आई नॉट, ये पूरे करंट में थ्रू आउट क्या रहेगी? सेम। ऐसा नहीं होगा कि टाइम पीरियड तो ठीक है, बाकी कंडीशंस फुलफिल हो रहे हैं लेकिन एम्पलीट्यूड कम होता जा रहा है। दिस इज नॉट एन एसी, राइट? ये है क्या एसी? ट्राइंगुलर एसी, हाँ, दिस कैन बी कंसिडर्ड एज एसी। ट्राइंगुलर। रेक्टेंगुलर एसी हो सकता है, उसमें क्या होगा? हाँ, मतलब यहां थोड़ा वैसे एक चीज और कह सकते हैं, मैग्नीट्यूड चेंजेस पीरियोडिकली, मतलब है ना, इसमें कंटिन्यूस चेंज नहीं हो रहा, पर ये भी एसी है। इज इट ओके? तो ये एग्जांपल्स हो गए। फिर आगे आते हैं कि क्या क्या इसमें स्टार्टिंग में पूछा जा सकता है आपसे। सबसे पहले तो स्टैंडर्ड इक्वेशन के बारे में पूछ सकते हैं। व्हाट इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन? याद करिए, एसी जनरेटर से हमें कितना ईएमएफ मिला था? एसी जनरेटर का हमने ईएमएफ कैलकुलेट किया था एक लेक्चर में, NBA ओमेगा, जिसको हमने ई नॉट लिख दिया था शॉर्ट में। E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, दिस वॉज द आउटपुट ऑफ एन एसी जनरेटर। फिर हमने इसको दोनों तरफ R से डिवाइड किया होगा अगर आपको ध्यान हो, तो I इक्वल टू क्या आ गया था? आई नॉट साइन ओमेगा टी। बट दिस इज ओनली फॉर R। अगर सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस है तो ये करंट है। अगर सर्किट में कैपेसिटर आ गया, इंडक्टर आ गया, तो फिर फेज डिफरेंस आ जाएगा साथ में। क्या आ जाएगा? तो हम अगर एक पर्टिकुलरली स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात करें, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, तो वो है आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस या माइनस फाइव। ये एम्पलीट्यूड है करंट का। ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टी इज द इंस्टेंट ऑफ टाइम जिस पे ये करंट मिल रहा है, इंस्टेंटेनियस करंट आई। फाई इज द फेज डिफरेंस। डिफरेंस क्यों बोल रहा हूं मैं इसको? क्योंकि मैं इस इक्वेशन से कंपेयर कर रहा हूं, ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। यहां के फेज एंगल में, वोल्टेज वाले फेज एंगल में और करंट वाले फेज एंगल में कितना डिफरेंस है? फाई का। तो एक क्वेश्चन भी है आपके फर्स्ट बिगनर्स बॉक्स में, पूछा हुआ है कुछ इसी तरह का है, 10 sin 100πt -30 डिग्री वोल्ट, और करंट दे रखा है मान लो कि 10 sin 100πt +30 डिग्री एम्पियर। तो आप बता सकते हैं यहां पे वोल्टेज और करंट के बीच का फेज डिफरेंस कितना है? कितना डिग्री? 60 डिग्री। कैसे? इस एंगल में से इसको माइनस कर दो, 100πt कट गया, 30 माइनस माइनस 30, 30 + 30 कितना हो गया? 60। डिफरेंस कर दिया आपने इनका।
तो फेज डिफरेंस मतलब दोनों के फेज एंगल्स का सब्ट्रैक्शन। तो फेज डिफरेंस निकालेंगे, आगे फेजर डायग्राम बनाओगे वहां पे ये चीज काम आएगी। चलो स्टैंडर्ड इक्वेशन वाले क्वेश्चंस तो आराम से कर ही दोगे, आप कर दोगे ना? पूछ के देख लूं एक लल्लू सा सवाल। आई इक्वल टू 100 साइन, या इसको कुछ और कर दो, 30 साइन 100 पाई टी प्लस 30 डिग्री। बताइए इसमें पीक करंट कितना है? 30 मान लो एम्पियर में दिया है, 30 एम्पियर पीक करंट हो गया। ठीक है साहब, एम्पलीट्यूड बता दिया आपने मुझे। बताइए इसमें कितनी फ्रीक्वेंसी का ऑल्टरनेटिंग करंट है? 50। कैसे पता लगाया आपने? आपने इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर किया। टी के पहले क्या आता है? यहां टी के पहले कितना है? सो ओमेगा इक्वल टू 100 पाई। हाँ, एंड ओमेगा कैन बी रिटन एज 2 पाई। अब तक इतनी फिजिक्स तो आप पढ़ ही चुके होगे, ये तो पता ही होगा, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ होता है हर जगह, है ना? तो 2 पाई से अपन इसको कैंसिल करते हैं तो 50 हर्ट्स। एंड नॉर्मली इंडिया में तो यही फ्रीक्वेंसी होती है, तो नॉर्मली न्यूमेरिकल्स में भी 50 हर्ट्स इस तरह की फ्रीक्वेंसीज मिलती हैं, है ना? मोस्टली आपको 100 पाई मिलेगा, समझ जाना फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्स। फेज एंगल कितना है इसका करंट का? 30 फेज एंगल नहीं है, 30 फेज डिफरेंस है। फेज एंगल कितना है? ये पूरा फेज एंगल है, ठीक है? और इसके संग ईएमएफ के संग इसका जो डिफरेंस होगा वो, मतलब एक और इक्वेशन दी होगी, फिर जब भी वो फेज डिफरेंस पूछेगा दो इक्वेशन देगा इस तरह से, जैसे मिटा दिया अभी, है ना? अगर सिर्फ एक ही इक्वेशन है तो फेज डिफरेंस पूछने के चांसेस कम है, या तो फिर स्टैंडर्ड अपन ओमेगा टी मान के करेंगे उसको। तो ये तो बेसिक बेसिक से कुछ क्वेश्चंस हुए। अच्छा, ये इक्वेशन आई कहां से? एसी जनरेटर के आउटपुट से आई है ना? अरे है ना बेटा, ये साइन वेव हो गई। एक कंप्लीट साइकिल में कितना टाइम होता है? टी। उसका आधा कितना हो गया? T/2। यहां तक कितना हो गया? T/4 टाइम, है ना? यहाँ 3T/4, और ये T है ही अपना। अच्छा, ये बना है एसी जनरेटर से। एसी जनरेटर में दो चीजें देखी थी हमने, एक तो ईएमएफ और एक फ्लक्स। ईएमएफ तो ठीक है, ई नॉट साइन ओमेगा टी, और फ्लक्स क्या था? NBA कॉस ओमेगा टी। पॉइंट मेरा ये है कि इतनी देर में, टी टाइम में, उस जनरेटर की कॉइल कितना रोटेट हो रही थी? 360 डिग्री। तो 0 से 2 पाई रेडियंस रोटेट होने में कितना टाइम लगा था कॉइल को? टी। तो आधा रोटेट होने में कितना टाइम लगा होगा? पाई। यहां तक पाई/2, यहां तक 3 पाई/2। अरे सही है। ये कहां काम आएगा? ये भी न्यूमेरिकल्स में काम आएगा कि देखिए, अगर टी टाइम में जो फेज एंगल में चेंज आ रहा है, रोटेशन के एंगल में चेंज आ रहा है, कितना आ रहा है? 2 पाई। तो कोई अननोन एंगल तक चेंज आने में 0 से जितना टाइम लगेगा वो हम इस इक्वेशन की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपल सा यूनिटरी मेथड है। 360 डिग्री इन टी टाइम, तो 30 डिग्री कितने टाइम में? 90 डिग्री कितने टाइम में? सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट इक्वेशन। ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन वाली बातें हैं, समझ में आ रही है बातें आपके? यस और नो? शाबाश। और आगे बढ़ो जीवन में। अब बात करो ऑल्टरनेटिंग करंट की दो वैल्यूज, एवरेज और इफेक्टिव, विच इज ऑल्सो नोन एज RMS वैल्यू। इन पर भी क्वेश्चंस आए हैं, ग्राफ वाले भी आए हैं, है ना? तो एवरेज वैल्यू, बेसिक मैथ्स में आपने नर्चर क्लास में एवरेज कैलकुलेट करना सीखा था। डिस्क्रीट वैल्यूज होती हैं तो एवरेज कैलकुलेट करते हैं, सम ऑफ ऑल द टर्म्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। और कंटिन्यूअस फंक्शन जब होता है तो इंटीग्रेट करते हैं। तो यहाँ पे करंट की इक्वेशन जो है वो कंटिन्यूअस है। अगर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट का आप देखते हो इक्वेशन, तो उसमें टाइम आ रहा है, तो टाइम के हर इंस्टेंट के लिए करंट की वैल्यू अवेलेबल है। टेस्ट हुआ, एवरेज मार्क्स आए, तो सबका सम करके डिवाइड बाय, हर समय टेस्ट तो नहीं हो रहा, टी की किसी वैल्यू के लिए भी टेस्ट हो रहा होगा क्या? नहीं, वो तो एक 20 दिन के इंटरवल में होता है ना? तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे टी की कोई भी वैल्यू होगी आपको करंट मिलेगा ही मिलेगा। तो अब यहाँ एवरेज कैसे कैलकुलेट होगा? किसी भी चीज का एवरेज कैलकुलेट करते हैं, मान लो करंट का कर रहे हैं, तो इंटीग्रेशन आई विद रेस्पेक्ट टू टी, T1 से लेकर के डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल dt ऑल्सो T1 से लेकर के। दिस इज द रिलेशन फॉर कैलकुलेटिंग द एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट और एनी करंट फॉर दैट मैटर, एवरेज।
कोई दिक्कत नहीं ना इसमें, तो सीधा पुट करेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। अच्छा, आरएमएस के लिए क्या करें? अच्छा पहले तो ये बताओ, नीट के हिसाब से बता दूं या कुछ थोड़ा बोर्ड का भी बताना है, कि दोनों बताना है? वोटिंग करा लेते हैं एक, ओनली नीट वाले, ज्यादा लोग यही हैं, ठीक है। ओनली बोर्ड का तो कोई नहीं होगा, है ना? बोथ। अरे भाई, हम ये भी पार्टी चेंज कर ली यार, चीटिंग। जीत गए भाई लास्ट वाले। थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, ऐसा करें बोर भी नहीं हो और काम भी हो जाए अपना, है ना? आप ही बताओ चलो। आई का इक्वेशन है आई नॉट साइन ओमेगा टी, और मान लीजिए आपके एग्जाम में आ जाता है कि इसका एवरेज फुल साइकिल के लिए कैलकुलेट करो, जो हम जानते हैं जीरो है। मैं इसलिए पूछ रहा था कि डायरेक्ट जीरो लिख दूं या हल्का सा एक स्टेप करके देख लें कि क्या आया कैसे। बताइए सर, ये क्या यहाँ पे पुट करना होगा ना? ठीक है, आई नॉट साइन ओमेगा टी, कंप्लीट साइकिल मतलब जीरो से लेके, डी टी ऑल्सो जीरो से लेके, आई नॉट तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय इंटरवल अगेन जीरो से टी, नीचे dt का इंटीग्रेशन t हो चुका है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट t माइनस जीरो। ठीक है, आई थिंक ज्यादा फास्ट तो नहीं हो गया ना? ठीक है, ऐसे अपन एक एक स्टेप में भी लिख सकते थे इसको, पर कोई नहीं, चलो। अब माइनस आई नॉट, ओमेगा को लिख दिया आपने, चलो ओमेगा चलने दो अभी थोड़ी देर, तो अभी तो इसका हिसाब करो पहले। कॉस ओमेगा को लिखो 2 पाई/टी, स्मॉल टी की जगह एक बार कैपिटल टी, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कितनी होती है, जीरो, टी से टी, कॉस 360 डिग्री, 2 पाई मतलब कॉस 360 डिग्री कितना होता है, 1। सोचो मत, 1 होता है, ठीक है। 360 और जीरो एक ही तो है, ये देखो, ये जीरो, 90, 270 आपकी साइड से सही दिख रहा है ना ये? फिर ये कितना आया, 270, 180, 270, वापस 360 आ गए, मतलब कितना आ गया, जीरो। तो 360 जीरो एक ही चीज है, तो सोचो नहीं। सो कॉस जीरो इज 1, 1 माइनस कॉस जीरो इज ऑल्सो 1, 1 माइनस 1 इज जीरो। तो हम ये कह सकते हैं, यहाँ पे मैं एवरेज वैल्यूज को नोट कर लेता हूँ, आगे काम आएंगी। हमने क्या किया, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन किया, हाँ, साइन ओमेगा टी का कंप्लीट साइकिल एवरेज, और कॉस ओमेगा टी का भी करके देखना, उसका भी यही आएगा, होता है जीरो। किसके लिए, फुल साइकिल के लिए। अब एक बार हमने इंटीग्रेट करके देख लिया, अब जिंदगी में कभी हम इंटीग्रेट नहीं करेंगे, बोर्ड के अलावा, वहां कर लेना, वहां लिख दोगे तो नंबर कट जाएंगे, है ना? पर नीट में नहीं करेंगे अब हम, याद रख लेंगे इस इंटीग्रेशन को। मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाता है कि फुल साइकिल की जगह आप इस एवरेज का हाफ साइकिल वैल्यू बताइए, फिर जीरो से t/2 तक इंटीग्रेट कर देंगे, यस और नो? लो जी, इसी में कर देते हैं ना, ये 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 ये, देखते जाना भाई, कोई रह नहीं जाए। कौन जाएगा ऊपर? अभी ऊपर जाने की उम्र नहीं है यार, रुक जा। अच्छा, यहाँ पे अपर लिमिट भी कितनी हो जाएगी, t/2, t से t, 2 से 2। सो बेसिकली चेंज यहाँ आया, cos 360 की जगह अभी बन गया cos 180, cos 180 इज -1, -1 इज -2, तो -2, तो हाँ बाहर एक माइनस और है, उससे मिलके हो जाएगा प्लस, तो 2 I0 बाय ओमेगा भी आएगा 2 पाई/टी, और यहाँ पे t/2 है, तो t से t, 2 से 2 कैंसिल, मतलब कितना आ गया, 2I0/पाई। हाफ साइकिल के लिए जीरो नहीं आ रहा है, 2I0/पाई आ जा रहा है, ब्लू कलर में जो है वो चेंजेस हैं। यानी अगर हम इस चीज को भी नोट कर लें, आगे के लिए याद रख लें कि हम बार बार नहीं करना चाहते, साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी का एवरेज होगा 2/पाई टाइम्स फॉर हाफ साइकिल, यानी t/2 टाइम इंटरवल के लिए, जीरो से लेकर के। ये भी हम याद रख लेंगे, कौन करेगा बार बार, है ना? तो ये दो एवरेज वैल्यूज हैं। एनी समस्या टिल हियर? नो समस्या टिल हियर। अब बात आती है, ये एवरेज की बातें तो कर ली हमने, है ना? नाउ वी विल टॉक अबाउट इफेक्टिव एंड आरएमएस, इफेक्टिव और आरएमएस वैल्यू। इसके पीछे बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, क्या पता आपके उसमें पूछ लें। वैसे नीट में तो आप डायरेक्टली याद रख सकते हो, आरएमएस है मतलब रूट मीन स्क्वायर, तो पहले स्क्वायर फिर मीन फिर रूट, और नीट इट इज सफिशिएंट, बट इफ वी नो द रीजन विल बी कॉन्फिडेंट इनफ। आरएमएस या इफेक्टिव वैल्यू का क्या कॉन्सेप्ट है, एक ही रेजिस्टेंस में
एक ही टाइम इंटरवल के लिए एक बार तो डीसी फ्लो करवाएं, एक बार एसी फ्लो करवाएं, और सेम अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होनी चाहिए। कितनी सारी सेम हो गई? सेम रेजिस्टेंस, सेम टाइम, सेम हीट। ऐसा करने के लिए डीसी सर्किट में जो वैल्यू फ्लो होगी इसके इक्विवेलेंट हीट प्रोड्यूस करने में, सेम टाइम में, सेम रेजिस्टेंस में, इसमें जो करंट फ्लो होगा वो करंट कहलाता है इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी। क्या कहलाता है? समझ में आया क्या हुआ? मेन मेन चीजें ध्यान रख लो। हीट डीसी इक्वल टू होना चाहिए हीट एसी, रेजिस्टेंस सेम होना चाहिए, टाइम टेकन सेम होना चाहिए। ऐसे में जो आईडीसी है, आईडीसी यानी एक भाई इसको तो मेजर कर नहीं सकते, प्रॉब्लम है। डीसी वाले मीटर एसी को मेजर नहीं कर सकते, एसी की डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, तो आपका मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर तो यूं हिलता रह जाएगा, कहीं रुकेगा ही नहीं। तो कौन सी रीडिंग बताओगे आप? और बताएगा भी, मान लो आप कहते हो कि मैं तो एकदम यहाँ आते फोटो खींच लूंगा, या मैं एकदम शार्प आई हूँ, क्या बोलते हैं वो, स्नाइपर टाइप का एकदम, तो पीक वैल्यू बताएगा, पीक वैल्यू आएगी ना। इफेक्टिव या आरएमएस तो फिर भी नहीं आएगी। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि सेम हीट जनरेट करने के लिए जो इक्विवेलेंट करंट डीसी सर्किट में फ्लो करवाना पड़ेगा वो इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी कहलाता है। क्या कहलाता है? और वही काम एक बार फटाफट से करके देख लेते हैं, 2 मिनट लगेंगे। हीट ऑफ डीसी इज इक्वल टू हीट ऑफ एसी। डीसी में जूल्स लॉ अप्लाई करते थे, कैसे करते थे? आई स्क्वायर आर टी, यस और नो? और एसी में तो कंटिन्यूअस फंक्शन है, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। आई ऑल्टरनेटिंग करंट स्क्वायर आर इंटू डी टी, कहां से कहां तक, जीरो से लेके, जब तक क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं होगा हम फुल साइकिल के लिए सॉल्व करते हैं। किसके लिए सॉल्व करते हैं? फुल साइकिल के लिए, इफ नथिंग इज मेंशन्ड। अभी न्यूमेरिकल करेंगे तो आप देखना वहां पे आर से आर कैंसिल, आई डी सी का स्क्वायर कितना आया बेटा? 1/t, इंटीग्रेशन जीरो से लेके टी तक, आई ए सी कितना है? आई नॉट साइन ओमेगा टी, स्क्वायर करना है इसलिए स्क्वायर भी हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सब थोड़ा जगह का कमी पड़ गई, इधर आ जाऊं क्या? वो मिटाना नहीं है अभी, हमको काम में लेना है। ऐसा करते हैं यहां से सीधा इधर आ जाते हैं। तो हमारे पास में आई डी सी का स्क्वायर है 1/t। ये साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन मुझे पता नहीं है, तो मैं इसको ब्रेक कर लूं। 1 - cos 2 थीटा/2 कर दूं भाई? 1 - cos 2 थीटा बाय का 2 बाहर ले आया, और कुछ था क्या बाहर? आई नॉट स्क्वायर को भी बाहर उठा लो आप, और डी टी यानी इंटीग्रेशन करना है जीरो से लेके टी तक। आई नॉट स्क्वायर बाय 2t, इसको ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो एक बार dt का इंटीग्रेशन होगा। किसका इंटीग्रेशन होगा? देखो 1 × dt का इंटीग्रेशन होगा t, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट t -0। और ये जो गंदी सी वैल्यू दिख रही है आपको cos 2 ओमेगा t, इसका इंटीग्रेशन होगा sin 2 ओमेगा t डिवाइडेड बाय, और आपको करने की जरूरत नहीं है, आप पहले एक बार करके देख चुके हो, साइन थीटा का फुल साइकिल एवरेज कितना आ रहा था, तो cos थीटा का भी मैंने क्या बोला कितना आएगा, आप करके देख लेना, सॉल्व जीरो ही आएगा। तो फालतू में टाइम क्यों खराब करें, है ना? एक बार करके देखा था, पीछे आ रहा था, साइन में आ रहा था, कॉस्ट में भी आएगा। अब देख लीजिए आई नॉट स्क्वायर बाय 2t, और यहां पे क्या बचा, t, t से t, और अब रूट करेंगे आई डी सी इज इक्वल टू आई नॉट बाई रूट टू। दिस इज द इफेक्टिव वैल्यू और आरएमएस वैल्यू। इसका नाम बाद में आरएमएस के नाम से फेमस हो गया, क्योंकि इसमें देखा जाए तो सबसे पहले करंट का क्या हुआ, स्क्वायर डिवाइड बाई टी यानी एवरेज, और लास्ट स्टेप में आपने क्या किया है, रूट। सो वेन एवर यू वॉन्ट टू फाइंड आउट दी आरएमएस वैल्यू, इसके नाम से जस्ट उल्टा कर देना, एसएमआर। पूछा आरएमएस है, आप क्या कर दोगे, एसएमआर कर दोगे। पहले क्या करोगे, स्क्वायर, फिर क्या करोगे, मीन, फिर क्या करोगे, अभी करके भी देख लेंगे। अगर साइन कॉस का फंक्शन आता है तो हम ये रिजल्ट याद रख लेंगे। रूट करने से पहले देखिए कितना कोफिशिएंट आया था यहाँ पे, 1/2। कितना आया था? यानी साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, इनकी एवरेज कितनी है, 1/2, बोथ फॉर फुल एज वेल एज हाफ साइकिल, दोनों के लिए इसकी वैल्यू 1/2 के इक्वल होती है। ये कुछ इंटीग्रेशन है जो हमने खुद फाइंड करके लिखे हैं यहाँ पे, इनको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं आगे आप। ठीक है, ये सब डेरिवेशन आई थिंक कॉपीज में आपके हैं, कोई उसमें घबराने या लिखने जैसा तो नहीं है, नोट तो नहीं करना, मिटा दूं भाई? ठीक है, तो चलो अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें। ये हटाते हैं सबसे पहले तो। मान लो आपसे बोला जाए
कि भाई आई इक्वल टू है 3 साइन ओमेगा टी प्लस 4 कॉस ओमेगा टी एम्पियर। ये करंट की इक्वेशन दी हुई है। आपसे कह रहे हैं एक तो एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करो। आई एवरेज फुल साइकिल का 0 आएगा, निकालने की जरूरत ही नहीं है, तो हाफ साइकिल की कर लेना। और आपसे बोला जाता है आरएमएस यानी इफेक्टिव वैल्यू फाइंड करिए। इसमें कुछ नहीं मेंशन है, मतलब फुल साइकिल। और हम इंटीग्रेट नहीं करना चाहते क्योंकि साइन कॉस के फंक्शन है, तो हम डायरेक्ट सॉल्व करना चाहते हैं। तो सबसे पहले एवरेज वैल्यू की बात करें हम। फर्स्ट स्टेप, आई इक्वल टू 3 साइन ओमेगा टी प्लस 4 कॉस ओमेगा टी। अब एवरेज को हम ऐसे ब्रैकेट से भी शो कर सकते हैं, ऊपर बार बना के भी शो कर सकते हैं। तो हमें एवरेज लेना है, मैंने पूरी इक्वेशन के ऊपर इंडिविजुअली ऐसे टर्म्स के ऊपर बार बना दिया रिप्रेजेंटिंग दी एवरेज। 3 का एवरेज क्या होगा? 3। सर ये क्या बोल रहे हो? बिल्कुल सही है, 3 इज अ कांस्टेंट। मेरे हर टेस्ट में 500 नंबर आए, 500 500 500 500 एग्जैक्ट। तो एवरेज भी कितना आएगा? 500। तो कांस्टेंट का एवरेज वो खुद हो गया। अब कौन है यहाँ पे साथ में? मल्टीप्लाई कौन हो रहा है? साइन ओमेगा टी। और कौन सी साइकिल है? साइन ओमेगा टी हाफ साइकिल। कितना आएगा? 2/पाई। यस और नो? प्लस 4 का एवरेज भी कितना है? 4। कॉस ओमेगा टी, इसका भी हाफ साइकिल एवरेज कितना है? 2/पाई। अरे समझ पा रहे हैं? ये हमारे पास आ गया। बाकी हम सॉल्व करके वो सब कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं ना। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? क्या बोर्ड के एग्जाम शुरू हो गए क्या तुम्हारे प्रैक्टिकल वाले? पता नहीं। अरे फाइल वाइल बनाए हो कि नहीं बनाए हो? बनाए हैं। सेकंड पार्ट करते हैं चलो। सेकंड पार्ट में हमारे पास इक्वेशन करंट की वही है, 3 साइन ओमेगा टी प्लस 4 कॉस ओमेगा टी एम्पेयर। हमें इफेक्टिव यानी आरएमएस वैल्यू फाइंड करनी है। मैंने अभी आपसे बोला था आरएमएस फाइंड करने के लिए हम करेंगे क्या? एसएमआर। सबसे पहला स्टेप क्या होगा हमारा? फाइंड द स्क्वायर। कर दीजिए स्क्वायर इस इक्वेशन का, डरिए मत। ए स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 24। ठीक है, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। सेकेंड स्टेप क्या है, या थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लो पहले। 9 में कोई दिक्कत नहीं है हमें, 16 में कोई दिक्कत नहीं है हमें, इस चीज से हमें दिक्कत है। हमारे पास वहां साइन इंटू कॉस का कोई एवरेज अवेलेबल नहीं है, तो इसको 2 साइन थीटा कॉस थीटा से ब्रेक करके साइन 2 थीटा लिख देंगे। याद है आइडेंटिटी सबको? तो 24 में से एक 2 उधार ले लो इससे, तो 2 उधार लेने के बाद कितना बचा? 12 साइन 2 ओमेगा टी। अरे समझ पा रहे हैं भाई? अब अगला स्टेप क्या है? मीन। मीन फाइंड करने के लिए स्क्वायर में जो वैल्यू आई है उसमें सबके ऊपर क्या बना दिया? बार। क्या बना दिया? अब बताइए, सबसे पहला टर्म 9 आ रहा है इसमें, तो 9 का तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कांस्टेंट है। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज कितना होगा? साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेट करने पे कितना आया था एवरेज वैल्यू? 1/2। तो ये 9 के साथ में 1/2 मल्टीप्लाई। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? प्लस 16 का एवरेज 16, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का कितना है? 1/2। सब्स्टिट्यूट करिए, आगे आइए। सारी मेहनत पे पानी फिर गया यहाँ तो। साइन 2 ओमेगा टी सिंगल पावर है, मतलब हम ये 2ab वाला टर्म नहीं भी लिखते तो चल जाता, क्योंकि ये तो जीरो ही आ गया बाद में, फालतू में ट्रिग्नोमेट्री लगाई। अरे समझ रहे हो कि नहीं? ये नहीं लिखेंगे तो भी चल जाया करेगा काम। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रूट। तो आई स्क्वायर के बार का रूट, जिसको आई आर एम एस कहा जाता है, तो रूट ऑफ 9/2 प्लस 16/2 यानी 25/2 का रूट होगा 5/रूट एम्पियर। आंसर समझ में आया? अगर ये वैल्यूज याद नहीं करते तो हमें इसे फिर इंटीग्रेट करना पड़ जाता, इसका अलग होता, इसका अलग होता, फिर ये मालूम चलता जीरो आ रहा है, सॉल्व करने पे आंसर वही आता। ठीक है,
तो जहां तक साइन कॉस के फंक्शंस हैं हम अपना टाइम बचा सकते हैं एग्जाम में। तो एक करके बता दोगे छोटा सा, है ना बच्चों? ओ बच्चों, इसका आप मुझे आरएमएस वैल्यू फाइंड करके बताइए 3 + 4 cos ω t। तो लिख लेना या नहीं लिखना कोई बात नहीं, पर ये कर देना। कुछ गर्मी सी लग रही है, एसी नहीं चल रहे शायद, है ना? कितने लोग मेरे से सहमत हैं? बीमार लोग तो नहीं है ना? एक जना जाओ प्रतिनिधि बन के, भाई एक तो चलवाओ। √17, तुम्हारा क्या नाम है? दर्शन बाबू, क्या बात है, बिल्कुल सही उत्तर। कितने लोगों का आया √17? आपका नाम भूल गया मैं। नेम नेम अमित, बड़ा शर्मीला बच्चा है मतलब। अच्छा, नहीं आंसर फटाफट आते हैं तुम्हारे, लेकिन गुड। नहीं है? कितना है? अंडर कितने लोगों का आ गया? कम कम है, और करो। क्या बोला था सर ने? सबसे पहले क्या करना है? स्क्वायर। लाओ भाई स्क्वायर करो इसका। एक चला दो यार, कौन सा चलाए? एक आगे का तो चला ही दो, पीछे वाले तो नहीं जाते। उधर का चलाने। ऐसे टेढ़े चला दो ताकि सबका काम हो जाए। एक ये एक वो चला दो। चलो भाई, हाँ स्क्वायर करो। स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना है? 9। 4 का 16 कॉस स्क्वायर ω t। अगला टर्म लिखो ना लिखो एक ही बात है। क्यों? 24 cos ω t आएगा। कॉस की सिंगल पावर है, जीरो ही होना है वो, मोस्टली जीरो ही हो जाता है। तो फिर आगे आए, मीन किया। मीन का क्या मतलब है? एवरेज कर दूं इसका? तो देखिए 9 का एवरेज कितना हो जाएगा? 9। 16 का 16 कॉस स्क्वायर ω t का कितना है? 1/2। अरे सही है। लास्ट स्टेप क्या है? रूट। सो आई स्क्वायर के बार का रूट। सो 9 + 16/2 का। सही कर रहे हैं क्या हम लोग ये? क्यों? अच्छा इसको वैसे अपन पहले ही काट लेते, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? 9 + 8, लो अंडर रूट। आंसर कितने लोगों का आ गया था लास्ट तक? वाह वाह वाह, समझ गए ना? परंतु मान लो साइन का या कॉस का फंक्शन आया ही नहीं, तो फिर ये सारे जुगाड़ अपने क्या हो जाएंगे? फेल। तो फिर हमको सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो एक एग्जांपल हम ऐसा सिंपल सा लेके देख लेते हैं प्रैक्टिस के पर्पज से। 2√t i = 2 √में t। ये हटा दूं भाई, और देखते हैं किसकी कैसी कैलकुलेशन स्पीड है। बता रहे हैं क्या फाइंड करना है। i = 2 √t। t = 2 सेकेंड से लेकर के t = 4 सेकेंड तक आपको एवरेज वैल्यू भी फाइंड करनी है, और आपको आरएमएस यानी इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी भी फाइंड आउट करनी है। कर पाएंगे? कितनी देर लगेगी? 2 मिनट? पता नहीं सर, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। सो इन दिस केस वी नीड टू सॉल्व इट। और वैल्यू सिंपली अरेंज की गई है, आराम से कर लोगे आप। करो और सही आंसर बताओ। सो एवरी ट्रिक, एवरी जुगाड़ हैज सम लिमिटेशंस। वहां आके फिर कॉन्सेप्ट ही काम आता है। ओहो, एवरेज का आंसर आएगा कुछ अजीब सा गंदा सा, 2/3 8 - 2 √2। और आरएमएस का आएगा 2 √3। ऐसा दिया गया है ना, मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन नंबर 1 है। तो कैसे करें भाई साहब? अभी अभी सिखाया गया वही यूज करता हूं। आई एवरेज इज इंटीग्रेशन करंट की वैल्यू विद रेस्पेक्ट टू टाइम
जो भी इंटरवल दिया है 2 से 4 या 2 से 4। ठीक, रूट टी को क्या हम टी की पावर 1/2 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते। तो 2 एज इट इज, टी की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन कितना आएगा? टी की पावर 3/2। 1/2 प्लस 1 कितना होता है? 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 लिख देते हैं, चलो वो भी, वैसे ये 2 ऊपर जाएगा ना। फिर डिनोमिनेटर में क्या है? dt का इंटीग्रेशन t अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 4 - 2, यानी यहां भी क्या है? 2 है। तो ये 2 कटेगा क्या? कट जाएगा ना, इससे कट जाएगा। और लिमिट्स कितनी है अपने पास में? इसमें भी 2 से 4 तक ही है। तो बस यही आ रहा है अब जो आ रहा है। 2/3 तो बाहर, एक बार तो अपर लिमिट स्मॉल टी की जगह पे, यानी 4 की पावर 3/2, माइनस लगा के लोअर लिमिट 2 की पावर। आगे आप सॉल्व कर लेंगे जो भी कुछ है। कितने लोगों का यहां तक सही है? ठीक है, एग्जाम में तो ऑप्शन होंगे, वहीं तक हम करते जाएंगे। नेक्स्ट, आरएमएस। अब सुनिए, आरएमएस के लिए हम वो लंबा चौड़ा काम थोड़ी करेंगे, हीट इक्वल मतलब एसएमआर करेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले जो भी करंट दिया है उसका स्क्वायर, फिर मीन यानी कि इंटीग्रेशन, और लास्ट स्टेप में रूट। करंट का पहले स्क्वायर, मीन यानी डिवाइड बाय टाइम, और लास्ट स्टेप में क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। तो स्क्वायर करते ही रूट हट गया। इसका आप मुझे बता दो कितना है। द गिवन आंसर इज 2√3 एम्पियर। कितने लोगों का आ रहा है? करो करो, घबराओ नहीं बालक, हो जाएगा, टेंशन नहीं लो। √12, हाँ वही हो गया ना, मतलब √12, हाँ ठीक है। 2√3 मतलब √12। कितने लोगों का आया √12? शाबाश अमित, तुम्हारा क्या नाम है? अक्षय। और किसके पीछे आया था? अब इतने लोगों का ही आया है, करो करो करो। चलो हम भी करते हैं, ऐसी क्या बात है। स्क्वायर किया तो 2 का स्क्वायर 4, √t का स्क्वायर टी डी टी। 2 से लेके 4 तक इंटीग्रेट करना है, नीचे तो करने का मतलब है क्या? वही आएगा। डायरेक्ट लिख दूं 2, और रूट बाद में कर देंगे, है ना। 4, या लिख तो दूं ही, कहीं बोर्ड में नंबर कट जाते हैं इस चीज के। 4 टी का इंटीग्रेशन t²/2, 2 से 2 कैंसिल, और एक और 2 है, उससे ये 2 भी कैंसिल। अरे वाह, इससे अच्छा क्या हो सकता है जीवन में। सो आई आर एम एस इज 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर का होल रूट। 16 - 4 कितना आया? √12, विच कैन बी रिटन एज 2√3 एम्पेयर। तो अगर ऐसी मजबूरी में एग्जामिनर फंसाता है तो बहुत लंबे चौड़े इंटीग्रेशन नहीं देगा, तो बच्चे छोड़ देंगे उसको। एग्जामिनर ये चाहते हैं कुछ लोग कर ले और कुछ लोग ना कर पाए, तो सीटों का विभाजन हो जाए, है ना। कोई भी नहीं करेगा तो भी दिक्कत है, सब कर लेंगे तो भी दिक्कत है। तो ये एवरेज और आरएमएस वैल्यूज की बातें हमने करके देख ली। आपको पता लग गया कब कैसा करना है। एक ग्राफ वाला सिचुएशन और है बस। अगर आपको करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ दे देते हैं और उसमें कोई भी कर्व दे दिया, तो इसके एरिया अंडर द कर्व को ऑब्जर्व करिए आप। एरिया अंडर द कर्व इंटीग्रेशन आई डी टी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल डेल्टा टी। ये कौन सी वैल्यू बनी देखो? एवरेज बन गई। यानी अगर ग्राफ से मुझे एवरेज वैल्यू फाइंड करनी हो तो मैं कैसे कर सकता हूं? एरिया अंडर द कर्व ले लें, और जितने टाइम इंटरवल के लिए एवरेज वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है उतने टाइम इंटरवल के लिए आप सॉल्व कर लें। एक करवा के देख लें आपसे। करवाओगे ही ना सर, हम मना करेंगे तो कौन सा नहीं करवाओगे, हाँ? चेक करना तो बनता है ना। ये ग्राफ है 0, 100, 200 मिली सेकेंड में, ध्यान रखना। ये जो पोटेंशियल यहां दिया है ये वोल्ट में है, 10 10 वोल्ट है ये ना।
जो पीक वैल्यू दिख रही है कितनी दिख रही है आपको? 10 वोल्ट्स। दो चीजें यहां पे आपसे पूछी जा रही हैं। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस वेव या करंट जो भी है, एंड सेकंड आपसे पूछा जा रहा है एवरेज वैल्यू। क्या ये ऑल्टरनेटिंग करंट है क्या? नहीं है। पर जो भी है हमें इसका एवरेज फाइंड करना है। ऊपर कॉन्सेप्ट बता दिया गया, एरिया अंडर द कर्व इंटीग्रेशन आई डी टी की वैल्यू होती है डिवाइड बाय टाइम इंटरवल, या जो भी उसकी एक कंप्लीट साइकिल का टाइम है उससे आप डिवाइड कर देंगे कितने टाइम के बाद में ये साइकिल रिपीट कर रहा है करंट अपना। आंसर बता रहे हो, मैं पूछ रहा हूँ कितने टाइम के बाद में रिपीटेशन हो रहा है? 100 मिली के बाद में, है ना? अच्छा, 100 मिली का क्या मतलब हो गया? 0.1 सेकेंड। क्यों? हाँ, सोच रहे हो, सोचो सोचो। कितना आया फाइनल आंसर? फ्रीक्वेंसी बताओ पहले तो। 10 हर्ट्स। कितने लोग बोल रहे हैं 10 हर्ट्स? तो फ्रीक्वेंसी इज 1/टाइम पीरियड। देखिए, 1 से लेके 100 तक एक वेव चल रही है, फिर वो रिपीट हो रही है, फिर वो रिपीट हो रही है। तो टाइम पीरियड हो गया 100 मिली। ठीक, यानी 10 की पावर -1 नीचे बचाए, ऊपर आके क्या हो जाएगा? 10 हर्ट्स कितने लोगों का सही आया? ठीक है जी, ये तो फ्रीक्वेंसी हो गई। दूसरा यहां पूछा है एवरेज वैल्यू, तो हमको पता है आई एवरेज इज एरिया अंडर द आई टी कर्व डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल या वॉट एवर द टाइम टेकन इन वन साइकिल। तो एरिया देखिए कौन सा लेंगे? ये पूरी वेव फॉर्म का एरिया है। ट्राइंगल का एरिया कितना होगा? हाफ ऑफ बेस, यानी 100 मिली इंटू हाइट कितनी है आपके पास में? 10 वोल्ट। यस और नो? कितना आ जाएगा? 3 0 से 3 0 कट गए तो। अच्छा, टाइम डिवाइड नहीं किया होगा, सिल्ली मिस्टेक। कितना है? 100 मिली, तो कट ही जाएगा यार। अरे फालतू में मेहनत करी हमने, टाइम तो कट ही जाया करेगा। तो 5 एम्पियर, सॉरी, वोल्टेज चल रहा है क्या? हाँ, 5 वोल्ट। तो बेसिकली यहाँ पे हम लिख सकते हैं दी आंसर इज 5 वोल्ट, और चेक भी कर सकते हैं। अच्छा, यही तो है, बिल्कुल सही जवाब है जी। 5 एम्पियर, हाँ 5 वोल्ट इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, और कैसे घुमा फिरा सकते हैं थोड़ा बहुत? आपकी जनरल नॉलेज को टेस्ट कर सकते हैं। वो जीके वाली नहीं है, फिजिक्स वाली जनरल नॉलेज है। आपसे बोल देंगे दो करंट है, एक I1, एक I2। I1 में ऐसा ग्राफ दिखा रखा है और I2 में ऐसा ग्राफ दिखा रखा है, लाइक दिस। ओके, द क्वेश्चन इज if I1 is superimposed on I2, find first I average and second I RMS। ओके, और कुछ नहीं दिया है, मतलब एवरेज फुल साइकिल के लिए कैलकुलेट होगा। अब क्या करेंगे? पहले इक्वेशन बनाओ ग्राफ से करंट की। बनी हुई है। हम्म, ए, बिल्कुल सही है। B/√2 प्लस ए का होल रूट। रूट भी तो करोगे ना, SMR करोगे ना। स्क्वायर नहीं किया तुमने शायद, ए को ए का स्क्वायर किया था। करो करो, प्रॉपरली करो। इसमें भी 3 स्टेप थे, पहले स्क्वायर, फिर मेन, फिर रूट। भले वो एक एक लाइन के थे, पर काम तो था उसमें। छोटे छोटे बच्चे बड़े बड़े RMS वैल्यूज कैलकुलेट करते हुए देश का भविष्य।
ऐसा होल रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 2, ये तो आरएमएस। और एवरेज तो आपने बता ही दिया लोगों ने, सबने, एवरेज तो इजी है भाई। करंट की इक्वेशन बनानी है हमें। I1 क्या है, ए, जब देखो तब ए, इस टाइम पे, इस टाइम पे, किसी भी टाइम पे देख लो ए। I2 क्या है, आई नॉट साइन ओमेगा टी है, साइन का फंक्शन है ना ये। आई नॉट यानी एम्पलीट्यूड ऑफ करंट कितना है भाई, बी, और साइन ओमेगा टी एज इट इज। तो आपका जो करंट है वो I1 I2 को सुपर इम्पोज यानी ऐड करने से कितना आ रहा है, ए प्लस बी साइन ओमेगा टी, ये हमारी करंट की इक्वेशन है, ए प्लस बी साइन ओमेगा टी। तो आप जब फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं, एवरेज वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आपने बार बनाया, ए तो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट है, इसका एवरेज खुद ए, बी साइन ओमेगा टी में बी भी कांस्टेंट है, लेकिन साइन ओमेगा टी फुल साइकिल एवरेज कितना होता है, 0। तो आई एवरेज कितना आ गया, ए। सर इसमें कहां लिखा था फुल साइकिल कैलकुलेट करो, वही तो बात है, कुछ नहीं लिखा था तो हमने फुल साइकिल कर दिया। हाफ लिखा होता तो क्या होता, 2/पाई आ जाता है यहाँ पे उस केस में। तो ये आई थिंक सबने सही कर दिया है, कितने लोगों ने सही कर दिया है, ये सबने सही कर दिया, वेरी नाइस। देश का भविष्य सुरक्षित हाथों में है, ऐसा लग रहा है। अब आरएमएस के लिए आई इक्वल टू ए प्लस बी साइन ओमेगा टी। आरएमएस कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपसे क्या कहा था, एसएमआर कर दीजिए। सबसे पहला स्टेप स्क्वायर करो भाई, स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर। आप लोगों ने तो शायद मन में ही कर लिया होगा, मैं समझाने के लिए ऐसे बता रहा हूं। तीसरा स्टेप लिखूंगा उसका, 0 ही हो जाएगा ना। फिर क्या किया है आपने, मीन, ऐसे बार बनाए होंगे इनके ऊपर, ए स्क्वायर का एवरेज ए स्क्वायर, बी स्क्वायर का एवरेज बी स्क्वायर, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज 1/2। यस और नो। और थर्ड एंड लास्ट स्टेप इज रूट। रूट अलग अलग मत लेना, होल रूट लेते हैं, कहीं अलग अलग ले लो। आंसर, अरे सही है क्या, कितने स्टूडेंट्स का ये सही आया, काफी लोगों का है, बाकी लोग समझ गए जिनका नहीं आ पाया, है ना। किसी को भी दिक्कत है तो पूछ लो, यहाँ पूछने में डर लगता है तो बाहर पूछ लेना, ठीक है। ऐसा भी तो होता है ना, शाई नेचर के बच्चे, जैसे मैं था पहले पहले, अभी तो देख के लगता ही नहीं है, अरे जब भी हो सकता है आदमी। चलो अब मेरे हिसाब से एवरेज आरएमएस सब हो गया, जितना कर सकते थे उतना हो गया। आप रेस में से और कर लेना प्रैक्टिस घर जाके। अब आगे बढ़े जीवन में। अब मैं चलो एक ऐसा क्वेश्चन देता हूं जिसमें वो वाला फॉर्मूला भी काम आए जो हमने पीछे लिखा था एक। फाइंड द टाइम टेकन by an alternating current to reach up to its RMS value from 0। एक ऑल्टरनेटिंग करंट को 0 से अपनी आरएमएस वैल्यू तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है, और फ्रीक्वेंसी दे रखी है 50 हर्ट्स, इफ यू नीड इट, है ना। T/8 बिल्कुल सही आंसर है। अपन लोग मॉड्यूल को तो यूं ही अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, सारे इलस्ट्रेशन शानदार हैं एसी के अंदर शुरू के। सबसे पहले टू रूट टी वाला था, ग्राफ वाला था, सुपर इम्पोजिशन वाला था, ये इलस्ट्रेशन है। सारे इलस्ट्रेशन बढ़िया हैं इसमें, एसी में तो एटलीस्ट हम कह सकते हैं सर। बोलो भाई, मतलब शानदार इन द सेंस रिवाइज करने के हिसाब से सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाते हैं अपने। हाँ मतलब T/8 में टी की वैल्यू जो है 1/50 पुट कर दी होगी आपने, तो वो जो भी आ रहा होगा, आई थिंक द गिवन आंसर इज 2.5 मिली सेकेंड्स, है ना। तो क्या करें इसमें बताओगे जरा एक बार आप। आर देयर वेरियस मेथड टू सॉल्व इट। फेजर में पहुंच गए तुम तो। अच्छा उस फॉर्मूले में तो जाना ही पड़ेगा आई थिंक।
हाँ चलो ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं, डेल्टा टी बाय कैपिटल टी इज डेल्टा फाइव बाय 2 पाई। अगर एक कंप्लीट साइकिल जिसमें टी की वैल्यू, अच्छा अपन फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में फॉर्मूला मॉडिफाई भी कर सकते हैं। 1/t को क्या लिख दिया, फ्रीक्वेंसी, सो 1 लाइक दिस वी कैन राइट इट डाउन। तो यहां से डेल्टा टी का मेरे पास रिलेशन आ गया डेल्टा 5/2 पाई, और अपॉन में आ जाएगी फ्रीक्वेंसी। अरे भाई तो एक और फॉर्मूला बन गया डेल्टा 5/ओमेगा। क्या छोड़ो, हम कहां चले गए, इधर आते हैं वापस। अगर हमको किसी तरीके से फेज डिफरेंस मिल जाए इसका एंगल, तो 50 हर्ट्स यहां पुट करने से टाइम आ जाएगा, और एंगल फाइंड करना है तो साइन वाली इक्वेशन में चलते हैं। आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये आई का इंस्टेंटेनियस वैल्यू कितना चाहिए, यानी आई नॉट बाय रूट 2 इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। आई नॉट से आई नॉट कैंसिल, साइन थीटा इक्वल टू 1/√2 कितने डिग्री पे आता है, 45 डिग्री, यानी पाई/4। समझ में आ रहा है? ये भी अच्छा बच्चा है, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठा है, लेकिन मास्क पहन लो। पर क्या पहनोगे तुम, कोई है ही नहीं तुम्हारे पास, फिर भी पहन लो। आप लोग भी 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। पूरे साल में इतनी बार सुना है, भूलूंगा नहीं जिंदगी भर में। हाँ, ओमेगा टी कितना आ गया, पाई/4। पुट कर दें क्या ये पाई/4 वहां, नहीं करूं, चलो नहीं करते। 1/4 इज 0.25, और 10⁻⁻2, तो मिली बनाना है 10⁻³ आप देखा जाए तो मैंने वही किया है। अगर मैं पाई/4 ले जाके यहाँ पुट भी करता ना, तो पाई/8 पाई एफ ही तो आता, तो वही यहां से आ रहा है। तो आप इधर सीधा कर लो सॉल्व, या पाई/4 ले जाके इसमें पुट कर दो, दोनों ही सही है, एक ही बात है मतलब दोनों। इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आया क्या किया? हमें जो वैल्यू निकालनी है, अभी तो इसने बोला आरएमएस तक जाओ, अगर एवरेज जाने को बोलता तो एवरेज पुट कर देते, कोई पर्टिकुलर वैल्यू देता वो पुट कर देते। उसका हम पता करते हैं एंगल कितना आ रहा है ओमेगा टी, वो एंगल ले जाके आप सीधा यहां पुट कर दीजिए बस। या तो फिर यहीं पे ओमेगा को 2 पाई/टी लिख करके, या 2 पाई/एफ लिख करके टी का वैल्यू यहीं से निकाल लीजिए, इट्स वन इन द सेम थिंग। तो एक करके दिखाओगे ना आप? अभी तक ऐसा ही होता है ना, कुछ नया आता है मार्केट में तो आप भी तो करते हो उसको, मतलब सवाल की बात हो रही है। चलो, तो यहां पे एक सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए, अच्छा ये तो कर ही लिया हमने, दोनों सेम ही है। दोनों वर्ग माध्य मूल दे दिए इन्होंने, मतलब एवरेज आरएमएस दे दिया। चलो किसी और वैल्यू तक जाते हैं अपन, चेंज कर देता हूं थोड़ा इसको। फाइंड टाइम टेकन बाय एन एसी ऑफ फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज टू रीच फ्रॉम 0 टू इट्स पीक वैल्यू, कर दीजिए। कोई डायरेक्ट बताना चाहे डायरेक्ट बता सकते हैं। आंसर नहीं पता मतलब, देखते हैं। कल से 2 दिन की छुट्टी, मतलब टेस्ट है, छुट्टी नहीं है, मतलब कल छुट्टी परसों टेस्ट। अपन को ग्राफ से ही याद है, अभी जब मैंने ग्राफ बनाया था ना 0 से 2 पाई फिर पाई, तो उसमें 0 से पीक तक पहुंचने में कितना टाइम लगा था, T/4। याद करो, बनाया था ना पीछे ग्राफ, ये तो T था, ये T/2 था, ये है ना पीक वैल्यू। तो वैसे तो हमें याद भी है, पर मान लो कोई ऐसी वैल्यू आ गई जो पीक नहीं हुई,
हमको तरीका भी तो सीखना है। तो उस कंडीशन में I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई की जगह क्या पुट कर दूं वापस, आई नॉट, पीक वैल्यू पे आना है। आई नॉट से आई नॉट, साइन थीटा का वैल्यू कितना आया 1, कितने डिग्री पे आता है, कितने रेडियंस पे आता है, π/2, राइट। अब इसमें चाहे तो यहीं से टी निकाल लें आप, π/2 ओमेगा, ओमेगा को लिख दिया 2πf, है ना, पाई से पाई काट दिया एज यूजुअल, तो कितना आ गया 1/200 सेकेंड। ऐसे छोड़ दो इसको, ऐसे छोड़ दो। कितने लोगों का सही है, वाह 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 वाह। बाकी लोगों के समझ में आया। हाफ होगा तो I0/2 √3/2, अननोन वैल्यू भी आ सकती है 1/7, तो फिर वो साइन इनवर्स में छोड़ देंगे उस केस में अपन, है ना। मतलब कहने का मतलब शुरुआत यहीं से होगी जो भी कुछ होगा उसकी। तो ये भी आप कर लेंगे ना। एनीथिंग यू वांट टू आस्क इन दिस। अब इसी में एक तो ये फालतू का सवाल है, मतलब एक साइन वेव दिखा रखी है, आप ओरली आंसर कर दो इसको। तो एक साइन वेव है, यहां पे जो वैल्यू दिखा रखी है वो दिखा रखी है 314 वोल्ट्स, और आपसे पूछा है शेडेड रीजन का एवरेज वैल्यू बताना है, आई एवरेज फॉर शेडेड रीजन। ये 0.1 सेकेंड, ये 0.2 सेकेंड्स। क्या करोगे ये बता दो बस। शेडेड रीजन हाफ साइकिल है कि फुल साइकिल है, साइन वेव है, और साइन वेव का हाफ साइकिल का वैल्यू कितना होता है एवरेज, 2/π टाइम्स ऑफ पीक। अब जैसे यहां वोल्टेज है तो वोल्टेज, तो आपको कुछ नहीं करना, 2/π पीक वैल्यू 314, तो 3.14 को कितने से मल्टीप्लाई करें, 100। हाँ मतलब ये तो 100 गया ना, तो 200 आ गया आपके पास में वोल्ट में एवरेज। अगर ये भी शेडेड होता पूरा 0 हो जाता, आधा शेडेड है तो फिर 2/π टाइम। यस और नो, एरिया मत निकालने बैठ जाना इसका। साइन वेव का तो अपन को आंसर पहले से मालूम है ना बेटा, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हाँ, धारा को शून्य से अधिकतम, मतलब 0 से मैक्सिमम तक ले जाना, ये हमने करके देख लिया। 1/200 आया था ना इसका आंसर। चलो एक और पूछता हूँ, चलो एक अलग तरह का पूछता हूँ थोड़ा। ईएमएफ एंड करंट में जो फेज डिफरेंस है वो दे रखा है π/4। कितना दे रखा है, डायरेक्ट ये दे दिया, तो डेल्टा टी बताओ कितना आएगा। तो वैसे π/4 पीछे आया ही था, पर चलो कर दो, या मैं इसको π/6 कर देता हूं, π/6। इफ करंट एंड वोल्टेज में फेज डिफरेंस π/6 है, तो बताइए टाइम डिफरेंस कितना आएगा। हाँ, T/12, और T मान लो 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के लिए कर रहे हैं। लो भाई 1/600। अच्छा, दो आंसर आ सकते हैं ऐसा तो नहीं बोल रहे हो, नहीं वो तो दूसरा सवाल है। एक ऐसा है इसमें इलस्ट्रेशन 6 में दो आंसर आ सकते हैं। 1/600 कितने लोगों का है, 1/600, अरे वाह। क्या करूं इसमें, डेल्टा टी बाई कैपिटल टी, जिसमें हम इसको डेल्टा टी एफ, वो क्या आया था अपना, डेल्टा टी इक्वल टू समथिंग बाई ओमेगा आया था ना, क्या आया था, डेल्टा फाइव बाय, हाँ सीधा ये लगा देते हैं बंदे, और ओमेगा को 2πf लिख ही सकते हो आप। मतलब इसको एज अ रिजल्ट ध्यान रखा जा सकता है एग्जाम में। सो डेल्टा टी, डेल्टा फाइव कितना है, π/6, नीचे 2πf कितना है 50, पाई से पाई, सो 1/600 सेकेंड्स। सो फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में अगर ध्यान रखना चाहो तो ये रिजल्ट आप ध्यान रख सकते हैं ना। ये डायरेक्ट हो गया, इसमें हमको वो नहीं पता लगाना था बीच में। ठीक है, तो ये हमारी बात हो गई कुछ बेसिक चीजों के बारे में। ये पीछे दे रखा है π/4 का फेज डिफरेंस, तो कितना फेज डिफरेंस, उल्टा भी पूछ सकता है, टाइम देकर के एंगल पूछ सकते हैं आपसे, कर लेंगे। तो
तो ठीक है, ये बेसिक अपना हो गया। अब अपन बात करते हैं कि एसी मीटर से डीसी मेजर नहीं हो सकता या हो सकता है? एसी से डीसी, अच्छा डीसी मीटर से एसी मेजर नहीं हो रहा था, एसी से डीसी हो जाएगा। तो उसके लिए एक टेबल दे रखी है आपके मॉड्यूल के अंदर, है ना, क्लास में भी डिस्कस हुई होगी, बट मॉड्यूल घर पे होगा आपके पास में, वहां देखना एक टेबल दी हुई है स्टार्टिंग में ही। एक तरफ डीसी के मीटर्स के बारे में बताया है, एक तरफ एसी के मीटर्स के बारे में बताया है। अगर एक बेसिक डिस्कशन लें तो डीसी वाले जो मीटर हैं, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, करंट की डायरेक्शन के साथ उनका जो वैल्यू है, जो पॉइंटर है, वो चेंज होता है। ये हीट मतलब ये बेसिकली मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर वाले कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं, और ये हीट के कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। इससे एसी मेजर नहीं हो सकता, लेकिन इससे एसी और डीसी दोनों मेजर हो सकते हैं। इसका जो स्केल होता है वो लीनियर होता है, इसका नॉन लीनियर होता है, स्क्वायर में होता है, आई स्क्वायर आर टी। वहां पे दे रखा है एग्जाम्पल, आप देखना उसमें कौन सा पेज है, पेज बता दो। नहीं, वन ये वाला, 151। बुक अलग अलग है, ऐसा कैसे हो सकता है? नया मॉड्यूल किसका है? तुम्हारा तुम्हारा कितना नंबर है? 147 में। अच्छा, वो एम्स वाले हट गए होंगे इसमें से। 147 पेज पे पूरा दे रखा है, आपको पढ़ना है एक बार वहां से पढ़ सकते हो। ठीक है, सो रिमेंबर दैट एसी मीटर्स कैन ऑल्सो मेजर डीसी, क्योंकि हीट तो उनमें भी प्रोड्यूस हो ही रही है। इज इट क्लियर? अब 15 मिनट है हमारे पास में, और ये टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया है। हाँ हाँ हाँ, 2011 वाला सवाल तो हुआ ही नहीं अभी, ये कैसे रह गया यार? रुको 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 रुको, एक जमाने में अच्छे पेपर आते थे, उसी में से एक है AIPMT 2011। एक ग्राफ दिया है लाइक दिस, 0 से लेके T/2, T, V0, V। ग्राफ से एवरेज निकालना ये तो मैंने सिखाया आपको, ग्राफ से RMS पूछ लिया है ना, और आया है क्वेश्चन। तो VRMS का वैल्यू हमको बताना है। ऑप्शंस है V0/√3, V0, V0/√2, V0/2। ठीक, कभी अगर ग्राफ से RMS वैल्यू फाइंड करने को बोल दी जाती है आपसे, तो पहले आप उस ग्राफ की हेल्प से, जैसा भी ग्राफ हो, ट्रायंगुलर, रेक्टेंगुलर, ये हो, ये तो एसी है भी नहीं, तो पहले आप उसकी इक्वेशन बनाइए वहां से। स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनेगी, पैराबोला है तो पैरा, वैसे होता नहीं है पैराबोला, पर होगा बाई चांस, तो हमें वहां से उसकी मैथमेटिकल इक्वेशन डिराइव करनी होगी। और जब वो इक्वेशन बनेगी तब हम फिर आरएमएस निकाल पाएंगे, कोई जुगाड़ नहीं है इसमें। सो हाउ टू डू इट? अभी वोल्टेज की बात हो रही है, करंट की करते थे, यहाँ वोल्टेज की बात हो रही है। इस वोल्टेज की इक्वेशन बनानी है। इस वोल्टेज की वैल्यू V0 है, 0 से लेकर के T/2 तक। सही बोल रहा हूं क्या? 0 से लेके T/2 तक कितना वोल्टेज है? V0। और इसी वोल्टेज की जो वैल्यू है, 0 है, कहां से कहां? T/2 से T तक। तो अब हम अगर इसका RMS फाइंड करना चाहते हैं तो क्या तरीका था? पहले स्क्वायर होगा, है ना, फिर मीन होगा नीचे, और इसका होगा फिर रूट। समझे बात को? VRMS में यहां पे एक बार तो V0 पुट करोगे, V0 का स्क्वायर होगा DT, 0 से लेके T/2 तक। और अगला वैल्यू अभी तो इत्तेफाकन फॉर्चुनेटली 0 है, कुछ और होता तो वो रखते हैं यहां, फिर हम उसका स्क्वायर होता T/2 से T तक, उसका फिर इंटीग्रेशन होता, राइट। डिवाइड बाय तो देश का बच्चा बच्चा जानता है क्या होगा, T, उसमें कोई टेंशन नहीं है, और इस पूरे का रूट। तो देखिए तो कितना आया, बताइए।
वी नॉट स्क्वायर, ये बाहर का टी बाहर आ गए, डी टी का इंटीग्रेशन कितना होगा टी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मतलब टी बाई टू माइनस जीरो कितना हो गया टी बाई टू, और कुछ बचा क्या, ये टर्म तो जीरो है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो टी से टी, और लास्ट में रूट भी करना है इसका, वी नॉट बाय रूट टू। ये जब आया था कुछ लोगों ने तुक्के में वी नॉट बाय रूट टू लगा दिया, अच्छा आ रहा है मैं वी नॉट बाय रूट टू, पता नहीं साइन का होता है कि नहीं, या किसी और में लग भी सकता है कि नहीं, कोइंसिडेंटली किस्मत अच्छी थी या एग्जामिनर शरीफ था उसने दिया भी ऐसा। अगर ये टी बाई थ्री होता तो क्या होता, लंका लग जाती है, ऑप्शन में है, हाँ काश ऐसा देता वो, इसलिए कहते तुक्का नहीं मारना चाहिए, ये तो शरीफ एग्जामिनर था, हर कोई नहीं होता, समझ रहे बात को। ऐसा नहीं कि हमेशा वी नॉट बाई रूट टू ही आएगा, बट अगर आया कुछ भी तो आपको पहले उसकी इक्वेशन बनानी है, कराए होंगे आपके सर ने शायद क्वेश्चन ऐसे कि मान लो ऐसा कुछ दे दिया और उसका आरएमएस निकालिए, तो फिर ये इक्वेशन, अब वो हम नहीं करेंगे क्योंकि एक तो ये बहुत पहले आया था 2011, मतलब 10 साल पुरानी बात हो गई, कब तक कहाँ थे आप 10 साल पहले, आज से स्कूल में थे है ना। तो एक तो वो वाला रीजन है, दूसरा अपने पास एक टेबल है उसमें डायरेक्ट वैल्यूज दी हुई हैं, मॉड्यूल के अंदर ही थे ना मॉड्यूल लॉ, भाई टाइम कम है तो डेस्परेट टाइम्स नीड डेस्परेट मेजर्स, तो ये सब जो वैल्यूज हैं स्टैंडर्ड वेव्स की, स्टैंडर्ड ट्रायंगुलर एसी, स्क्वायर वेव एसी, इन सब की वैल्यूज गिवन है आपके मॉड्यूल में, पेज नंबर, ये नया वाला पुराना वाला है, ये मत दो यार, दूसरों के पेज मैच नहीं होंगे, अरे कौन सा पेज है, 152 से 2 पेज पहले है ना, 150, अरे नहीं है 150 में तो 162 दिया है, रुको रुको देखता हूँ मैथमेटिक्स सही है क्या मेरी, ओह शिट 148, 4 पेज कम, 148 नंबर पेज है आपके मॉड्यूल का, मॉड्यूल 5 का, उसमें साइन और साइन की तो हमने निकाल ही लिए, हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट, फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट, रेक्टेंगुलर एसी, सॉ टूथ एसी, इनके स्टैंडर्ड वैल्यूज निकाल के दिए हैं, इनको आप ध्यान में रख सकते हो, अभी तक आज तक लेकिन कभी आए नहीं है, ये भी बता दूं मैं साथ में, है ना। सो जस्ट गो थ्रू इट वंस, तरीका मैंने आपको सिखा दिया, मेथड मालूम है तो आप मेहनत कर सकते हो थोड़ी इसमें, है ना। तो ये भी हो गया, चलो दिस इज द एक्सट्रीम केस ऑफ एवरेज आरएमएस जो एग्जाम में आज तक आया है, वो भी जब सीबीएसई करवाया करता था, तो अभी आने के चांसेस इतना टफ क्वेश्चंस थोड़े से कम है, बट आ भी जाता है तो आप कर लेंगे, हाँ सीबीएसई कराया करता था वंस अपॉन अ टाइम। चलो अब सर्किट्स के बारे में या फेजर के बारे में बात कर लेते हैं, ये एक सेगमेंट कंप्लीट हो गया, मैंने कहा था ना चार चार पार्ट्स में आप इस चैप्टर को डिवाइड कर सकते हो, एक तो इंट्रोडक्शन जिसमें एवरेज आरएमएस वैल्यूज तक हम जाते हैं, दूसरा सर्किट्स, तीसरा पावर, और चौथा अपना एलसी ऑसिलेशंस। एलसी ऑसिलेशंस के भी क्वेश्चंस एम्स में टफ आते थे थोड़े से, ऐसा नहीं है कि नीट में आए नहीं है, आए हैं लेकिन इजी आए हैं, ये पोर्शन हमने लगभग कवर कर लिया है। अब एसी सर्किट्स को अप्रोच करने के दो तरीके हैं, एक मैथमेटिकल एनालिटिकल और एक ग्राफिकल। ग्राफिकल का मतलब फेजर बनाना, अगर आप कभी एनसीईआरटी खोल के देखेंगे, वैसे बोर्ड पढ़ना है आपको, एनसीईआरटी आप खोल के देखिएगा, ऑल्टरनेटिंग करंट में आगे क्यू फैक्टर पढ़ाया है एक जगह, क्यू फैक्टर, रेजोनेंस, एलसीआर सर्किट, वहां पर जो डेरिवेशंस करी हैं दोनों तरीके से करके बताई उसने, मैथमेटिकल जिसमें डिफरेंशिएशन का भी यूज हो रहा है, इंटीग्रेशन डिफरेंशियल इक्वेशन लग रही है वहां, और ग्राफिकल जिसमें केवल और केवल पाइथागोरस थ्योरम लगती है, तो कौन सा पसंद करेंगे हम, पाइथागोरस या फिर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, ऑब्वियसली बात है, पूछना ही नहीं चाहिए था, है ना। तो ग्राफिकल मेथड हमारा काम आसान करता है, बट ये तो बात हुई ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स की,
अगर वहां पे बोला मैथमेटिकली करो तो फिर मैथमेटिकली आपको करना पड़ेगा, हालांकि ऐसा कभी मैंने देखा नहीं आया हो शायद कभी। तो अभी एज फार एज नीट इज कंसर्न वी विल फोकस ऑन द फेजर। फेजर में क्या करते हैं, वही एंगल्स होते हैं 0, 90, 180, 270 एंड 360। रेडियंस में लिखा रहता है मोस्टली, 0, π/2, पाई, ये कितना होता है 3π/2 एंड सो ऑन। अगर आपको मैं बोलूं कि एक ईएमएफ है E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो ओमेगा टी को हम एक एक्यूट एंगल मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एक्यूट एंगल मतलब 90 से कम वैल्यू का कोई भी एंगल। और यहां पे हम एक वेक्टर बनाते हैं जो कितने एंगल पे होगा, 0 से ओमेगा टी एंगल पे। और इस वेक्टर की जो लेंथ है वो इस ईएमएफ की पीक वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। किसको वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है? मैक्सिमम। वेक्टर, EMF is not a vector quantity, EMF is a scalar quantity, so is current। लेकिन फेजर डायग्राम में इन दोनों को हम एक वेक्टर की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। किसकी तरह रिप्रेजेंट करते हैं? रोटेटिंग वेक्टर। ई नॉट को वेक्टर बनाना है इसमें। आई बात समझ में? मान लीजिए आप कर रहे हैं कोई भी सर्किट जहां पे आई इक्वल टू आया आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5, वेयर 5 इज अनदर एक्यूट एंगल, मान लो 30 डिग्री। तो अब ये करंट कहां प्लॉट होगा? ओमेगा टी तक तो जाना ही है, फाई और आगे। पॉजिटिव मींस एंटी क्लॉकवाइज, जैसे बचपन से डी से करते आ रहे हो ना, इधर से तो मेजर करते हैं बचपन में भी एंगल। आप मान लो ए बी लाइन सेगमेंट पे एक एसी बनाना है 60 डिग्री, तो ऐसे डी रखते हो ना यूं। हम्म। अरे क्वाड्रेंट सिस्टम पढ़ा है ना, बस वही है। तो ओमेगा टी आना है, फाई ऊपर और आना है, और आई नॉट वेक्टर बन जाएगा। जनरली आई नॉट वेक्टर की लेंथ थोड़ी सी ई नॉट से क्या रखनी है, होता ही है। 220 वोल्ट लगाते हो तो नॉर्मल सर्किट्स में मिली एम्पियर में या एम्पियर में बहुत छोटी वैल्यूज में 220 एम्पियर तो नहीं फ्लो होगा, इतना तो है। तो उसकी लेंथ थोड़ी सी क्या रहेगी, कम। अब इसमें क्या मालूम चला हमको, करंट लीड्स द वोल्टेज बाय कितना एंगल, क्योंकि इसका फेज एंगल ज्यादा है। 0 से निकले, ये ओमेगा टी तक गया, ये ओमेगा टी से फाई एंगल और आगे गया, तो ये लीड कर रहा है। ये ऐसे भी लिख सकते हैं, वोल्टेज लैग्स द करंट बाय, तो ये फेज डिफरेंस है फाई। क्या है ये? तो एक फेजर बना के दिखा दोगे? अरे बेटा, अरे फेजर बना दोगे ना। ईएमएफ है मान लो ई नॉट साइन, और चलो आपकी तसल्ली के लिए मैं एंगल भी दे देता हूँ 60 डिग्री। एक अप्रोक्सीमेट डायग्राम बनाना है। करंट है आई नॉट साइन 60 डिग्री, या चलो ऐसा अच्छा नहीं लग रहा, ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री। प्योरली इंडक्टिव सर्किट की इक्वेशन हो गई है जो आगे हम देखेंगे। और ओमेगा टी साइड में लिख दिया चोरी छुपे 60 डिग्री, क्वेश्चन की लैंग्वेज में पैराग्राफ में कहीं कोने में दबा दबा हुआ सा। बनाओ भाई साहब फेजर बनाओ कॉपी के अंदर, अप्रोक्सीमेट फेजर। ऐसा नहीं कि डी मांगने जाए हम कहीं, जस्ट ड्रॉ एन अप्रोक्सीमेट फेजर। और ई नॉट दिखा रखा है 10 वोल्ट। चलो छोड़ो, बनाओ तुम तो। मतलब सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं ये, है ना? दिमाग लगता है यहाँ, रट्टा नहीं मार सकते इसमें। सो इज ईएम वेव। इलेक्ट्रो में फॉर्मूले लर्न कर सकते हैं हम काफी हद तक, करंट में नहीं कर सकते। कैपेसिटर में लर्न कर सकते हैं, मैग्नेट में करना भी है नहीं भी करना है, दोनों चीजें। यहाँ तो मजा आएगा। और 2 दिन बाद जो एपिसोड आएगा उसमें एसी सर्किट्स पढ़ेंगे हम, ठीक है? क्या पढ़ेंगे? एसी सर्किट्स। तो ये फेजर से ही करेंगे सारे, बहुत मजा आएगा। बन गया? कितने लोगों का बन गया डायग्राम? अरे वाह, देश के युवा नौजवान। 60 डिग्री ई नॉट वेक्टर, कौन सा वेक्टर?
और यहाँ 60 डिग्री माइनस 90 डिग्री कितना एंगल हुआ ये? -30। मतलब 60 डिग्री जाओ एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव ओमेगा टी, और 90 डिग्री आओ क्लॉकवाइज, यानी इससे 90 डिग्री नीचे की तरफ। यहां से 30 है, पर ये डिफरेंस कितना दिखेगा? 90। तो फेज डिफरेंस 90 ही बोला जाएगा यहाँ, ना कि 30। तो बताओ कौन लीड कर रहा है यहाँ? वोल्टेज। और करंट क्या कर रहा है? करंट लैग्स द वोल्टेज बाय 90 डिग्री, नॉट 30 डिग्री, बी केयरफुल। सेकेंड, वोल्टेज लीड्स बाय 90 डिग्री, ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। उसका फिर वेव फॉर्म में क्या फर्क पड़ेगा, सर्किट्स कैसे सॉल्व करेंगे, वो सब बातें फिर अब रुक ही जाते हैं, क्योंकि 2 दिन की वैसे भी ब्रेक है, तो उसमें बहुत चीजें घुसने वाली दिमाग में, बायो केमिस्ट्री वेमिस्ट्री, है ना। तो नेक्स्ट क्लास यानी सैटरडे, सैटरडे को है ना नेक्स्ट क्लास। आज कौन सा डे हो गया? आज वेंसडे है, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे को है, तो सैटरडे को पढ़ेंगे एसी सर्किट्स। और ओनली आर, ओनली सी, ओनली एल में लगेंगे 10-15 मिनट, क्योंकि डेरिवेशन तो करनी नहीं है। करनी है क्या? देख लेंगे, जैसे ही बात कर लेंगे उस दिन। और आएंगे फिर हम सीधा एलसीआर पे, और एलसीआर की हेल्प से आरसी आरएल, मतलब सारे सर्किट लगभग लगभग रिवाइज होने के चांसेस हैं। थोड़ा बहुत रह जाएगा तो रेजोनेंस वगैरह, कॉन्सेप्ट, हाँ, क्वालिटी फैक्टर वगैरह, बैंडविड्थ, वो नेक्स्ट क्लास के लिए बच सकता है। बट जितना नीट में आता है वो चीजें तो डिस्कस हो ही जाएंगी, बेसिक बेसिक। क्यू फैक्टर वगैरह हो सकता है उसकी अगली क्लास में करें। ठीक है जी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। बड़ा मजा आया आपको पढ़ाने में।